मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे इससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी करा दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की रात थी और इस रात हर लड़की बहुत है अरमान और ख्वाहिशात लेकर अपने पिया घर आती है, नई ज़िंदगी की नई खुशियों के मुंतज़िर होती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर हवासी का शिकार थी कि शौहर की आमद का सोच कर ही मेरा दिल बुरी तरह से काँप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छुप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे देख ना सके। काश के ये मंज़र मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इसी वक्त बेलगाम घोड़े की मानिंद भाग रहा था। बेहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर नवाज कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा था। मैं जब से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद हौले हौले लरजने लगा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरी हसीन चेहरे को बड़ी महूयत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना सर्द पाकर कहने लगा कि क्या बात है रुबीना, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा कि फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा परेशान ना हो। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर इसने मेरी हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठ खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा ये गोली खा लो। मैंने कहा ये किस चीज़ की? नवाज़ ने कहने लगा कि तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। नवाज़ की बात सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी। तखफीफ में इस वक्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवाज़ मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। लेकिन मैं यूँ थी कि जैसे मुझ पर लरज़ा तारी हो चुका हो। आहिस्ता आहिस्ता नवाज़ ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपने आप से इससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी सी उतरने लगी है। मैंने नींद के आगोश में जाने लगी हूँ। चाह कर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियाँ मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाही दें। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल वाकिफ़ थी, इसलिए जब दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से खौफसा महसूस होने लगा था। शायद इनका बताना का अंदाज़ ही कुछ था ऐसा था। कहने लगी शौहर अपनी बीवी पर शादी के रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शौहर के साथ तुम्हारे साथ, ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। और उनकी जू मायना बातें मेरा होश उड़ाने लगी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मुझे इस रात से खौफ सा आने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने शौहर की आमद पर मैं बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन नवाज़ ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। इसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी। जैसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी।
हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक़ वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टिस आने लगी थी। मैं दर्द से कराहा उठी थी। मेरे साथ लेटा हुआ शौहर फ़ौरन से उठ बैठा, कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने बामुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रख बामुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने भी मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाह कर भी अपने दर्द की शिद्दत को ज़ब्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हूँ पाऊँ। नवाज अपने घर में अकेला रहता था। इसके वालिदैन हयात न थे। पहले तो मेरा वालिद मेरे इस रिश्ते पर राज़ी न थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी वालदा कहने लगी कि ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपने घर है, अपना घर है। अब अगर इसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसने अच्छी तरह से छानबीन तो करवाई है, लेकिन इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी हासिल हो जाऊं। नवाज जब नहा के बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुम ही को संभालना है। मुझे इसकी बात पर एतराज़ ना था, लेकिन मुझे अपने आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा और नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवाज लाउंज में ही बैठा था, फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के लम्हा न जाने किसे बता रहा था, वो भी बड़े बेबाक अंदाज में। फ़ौरन से नजरी झुकाई किचन में चली गई। बामुश्किल ही मैंने अपना और नवाज का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी कि मैंने कहा कि नवाज, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त दे सकूं। नवाज इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुका था। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन जो हालात मेरी इस वक्त थी, मैं शायद मज़ीद इस बात की मुतम्मल ना थी। लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अज़ियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नवाज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा कि ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये
और किसी और चीज़ की दवा है। मैंने कहा ये किसी चीज़ की दवा है। वो कहने लगा जल्द हामिला हो जाने की। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे, अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजर रहे थे, वो मुझे हामिला होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें नज़र नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त ज़ाया हो। इस 1 साल में पहले ये देखता रहूं कि मैं तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर इसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतारी थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब गुज़श्ता रात मेरी वाली गंदगी मुझ पर छाने लगी, इस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे गंदगी क्यों हो रही है, मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी हो रही लगी थी कि मैं गहरी नींद में जाग चुकी थी। लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवाज़ को उठा दिया। मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है, मुझसे सही नहीं जा रही, खुदारा मुझे डॉक्टर पर ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन वह बेजार सी सूरत बनाए कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो, मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। इसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में ज़रा सा फ़र्क हुआ था, इतना कि मैं सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिद्दत से फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मुसलसल 8 दिन से मैंने इस तकलीफ़ से 2-4 थी, लेकिन नवाज़ को तो जैसे मेरी किसी की तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफ़िस से वापस आया तो मैंने कहा कि मुझे मैके छोड़ दो, मुझे नवाज़ से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वो कहने लगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूँगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर इसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ इसे अपने वक्त पर ही होती है, औलाद का हो जाना मेरे अख्तियार में तो नहीं थे। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल भी फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा कर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवाज़ से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गई थी तो इस बात पर वो नहीं मानता था। कहता था डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी वालदा को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने इनसे कमर दर्द की शिकायत का कहा तो, और वो मेरा हाथ अभी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से मुसलसल ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हूँ। 8 दिन से, मेरी डॉक्टर ने जवाब दिया। जब मेरा मायना किया तो अपने कानों को हाथ लगाने की लगी, और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरी सांस लेना भूल गई थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी कि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम इस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है। मैं नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि नवाज़ तो रोज़ मुझे जल्द हामिला हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं गंदगी में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे इस बात की सुनकर नवाज़ पर शक होने लगा था। वो कहने लगी अगर तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत होती तो वह तुम्हें नींद की दवा दे कर ही क्यों रिश्ता कायम करता था, इसकी क्या वजह है। इस तरह के सवाल सुनकर मुझे नवाज़ पर शक सा होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इसे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता था। ज़बरदस्ती मेरे मुंह में वो मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लबों पर लगा देगा और अपने सामने
अपने सामने वो मुझे उनकी लाता था। एक डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो तो मुझे तुम इस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे इस मेडिसिन के बारे में तो कुछ इल्म ही नहीं। आज तक नवाज़ ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी, कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शौहर इतना छुपा कर रखता है और रोज़ाना तुम इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने शौहर की हरकतों पर नज़र गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कह रही थी कि इस वक्त अकेली इस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी या वो डॉक्टर। मेरी वालदा कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात इससे अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी वालदा मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तुम्हारे सर पर तो सांस गुजर और नंदन देवरों की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा शौहर भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हारी रंगत तो बिल्कुल भी पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी वालदा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता था। मेरी वालदा मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा मेरी डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही पूरा रास्ता यही। लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल ना था और ये ऐसी बात थी कि मैं नवाज से नहीं कह सकती थी। मुझे अब बिल्कुल बेबस लग रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी वालदा के साथ ही इनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी वालदा मुझे कभी भी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर नहीं ले जाती। मुझे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, कि मैं क्या ना करूं। फिर मेरे जहन में आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ कि आखिर नवाज़ मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई, धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई और नवाज़ की अलमारी खोली। सामने ही इसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठा कर देखा लेकिन मुझे वो मेडिसिन कहीं नहीं मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिया और इसमें भी उसने कुछ ज़रूरत कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लाकर खोलना चाहा तो वो लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। समझ गई कि वो दवाई नवाज़ ने इसी में ला कर रखी है। रात को जब नवाज़ वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उठ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैं दूध का गिलास पी लिया। पहले की नवाज़ कमरे में आता तो मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि नवाज़ को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वह मुझे सोया हुआ देखकर मुझे भी मेडिसिन ना खिलाए और ना मुझ पर नींद तारी हुई हो। आखिर वो रात को मेरे साथ क्या करता है। कुछ देर बाद नवाज़ कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठ कर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो नवाज़ माथे पर तहवारी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवाज़ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, ये कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवाज़ कहने लगा कि ये बहाने तुम मेरे साथ सामने ना करो। मुझे लगा तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो और मेडिसिन खाओ। और उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा था। कहने लगा कि तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं इसकी बात सुनकर घबराई थी। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मेडिसिन खुद खा लूँगी। मैंने अपनी आपकी अलमारी में देखा तो कहीं भी वो दवाई नहीं मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने लॉकर में रखी है। एक बहाना तराशा था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा ना हो जाता मैं ही तुम्हें खिलाऊँगा। मैंने कहा, नवाज़ मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं? और बच्चा पैदा करने के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। पहले सोचा मेरी इस बात पर नवाज़ शायद मुझे वो दवाई ना दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि वो दवाई इस औरत को हामिला करती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊं। मेरा ये कहना था कि नवाज़ का पारा हाई हुआ था। उसने मुझे ज़बरदस्ती से दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फुट कर रो रही थी कि अगर
ऐसी यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैंने इसके लिए एक तरकीब लड़ाई थी। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था और उसे ऐसी जगह पर रखा था कि जहां मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को नवाज में फिर मुझे मेरी जान की लाई थी और मेरी वही कैफियत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो नवाज के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो मैंने जल्दी वो कैमरा उठाया और उस पर लगी वीडियोस देखने लगी, जैसे देखकर मेरे होश और हवास उड़ कर रह गए थे। मैंने ही पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी कि और मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराता है सर पकड़ने लगी चकराते हुए सर को पकड़ने लगी कि वो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता है वो कोई भी औरत यार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवाज़ वापस आता मैंने अपने वालिदैन को अपने घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे वालिद अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे, क्योंकि नवाज़ एक नामुकम्मल इंसान था। वो इस काबिल ना था कि औलाद पैदा कर सकता है, बल्कि वो इस काबिल भी ना था कि बीवी के पास भी आ सकता है। ये मुझ पर अपना रुआब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द था, वो रात गुजरने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते थे। मेरे वालिद ने नवाज़ पर केस कर दिया और मुझे खुला भी दिलवा दी। नवाज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि वो के पहले ही भी शादी हो चुकी थी उसकी, और उसकी बीवी ने उसे इस बात पर खुला ली थी कि वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इस अहानियत को छुपाने के लिए वो अपनी बीवी पर ये साबित करने के लिए वो औलाद पैदा कर सकता है। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले 1 से ज़ायद लोग हैं।